नमस्कार साथियों, स्वागत है शेष सफर के इस एपिसोड में। साथियों, इंडिया अलायंस ने एक बड़ी रैली किया, अपनी एकजुटता का परिचय दिया और दिल्ली से करीब 72 किलोमीटर दूर, यानी दिल्ली के रामलीला मैदान से करीब 70-72 किलोमीटर दूर मेरठ के भीतर भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। 10 सालों से वो आह्वान देश में कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 सालों से देश में लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आरोप अजित पवार पे लगता है और वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ जब आते हैं, ईडी के नोटिस हेमंता बिस्वा शर्मा संबंधित अधिकारी को मिलता है, वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। ऐसे और तमाम देश के अन्य नेताओं की लिस्ट आपको दिख जाएगी, या तो साथ बीजेपी के आ गए या फिर जेल पहुंचा दिए गए। कुछ तो ऐसे भी नेता है जो ना तो साथ आए, इसके बावजूद जेल पहुंचा दिए गए, लेकिन कोई आरोप उन पर साबित होता हुआ दिखता दूर दूर तक प्रतीत नहीं हो रहा। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा राजनीति में। ईडी का दुरुपयोग चलता रहेगा, सीबीआई का दुरुपयोग चलता रहेगा, आईटी का दुरुपयोग चलता रहेगा, चुनाव भी भारत देश के लोकतंत्र में चलता रहेगा। लेकिन इन सबों के बीच 400 पार के दावे पे की सच्चाई क्या है, अगर इसको एक शब्दों में अगर बात करें आज के दौर में, 31 मार्च 2024 की परिस्थितियों में, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो काफी सागोई से यह बात साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया अलायंस के भीतर बहुमत के आंकड़े यानी 272 से केवल 30-40 सीट की दूरी पर दिखाई पड़ रहा है। जी हां, 272 के आंकड़े से करीब करीब 30-40 सीटों पर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि ये बात किस आधार पे आप कह रहे हो। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के दावे को कैसे झुठलाया जा सकता है देश में। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए का नारा दिया था, क्या वो झूठा था? आखिर इंडिया गठबंधन की रैली को दिल्ली के रामलीला मैदान में देख करके उस भीड़ के अंदाज से इस बात को नहीं कह रहा है। अगर भीड़ के बाद से इस अंदाज से अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को 350 पार का आंकड़ा होना चाहिए। जबरदस्त भीड़ इंडिया गठबंधन के रैली में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो जनसैलाब उमड़ा, इसके बावजूद वाम मोर्चे से लेकर के सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, बिहार से तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष, भारत देश के संभवतः पहले दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका चोपड़ा, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, इस सब, यदि कल्पना सोरेन वहां पे दिखाई दे, यदि चंपन सरोई दिखाई दे उस मंच पर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दिखाई पड़े, तो इस गठबंधन के नेताओं का नहीं बल्कि ये भीड़ इस दिशा में इशारा करती है कि ये कार्यकर्ताओं का जो गठबंधन बन चुका है। लेकिन पूरे भीड़ से इतर होकर के अगर देखिए, इस हालात से इतर होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव की वास्तविक संख्या पे अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस केवल 30-40 सीटों से दूर दिख रही है 272 के आंकड़ों से। बोलने दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, बोलने दीजिए राहुल गांधी को, बोलने दीजिए सुनीता केजरीवाल से को, बोलने दीजिए कल्पना चावला को। फर्क उससे नहीं बल्कि फर्क इस भारत देश की जनता से पड़ता है। 10 सालों के दौरान चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, सरकारी नौकरियां का मामला हो, किसानों की एमएसपी गारंटी के मांग से लेकर के स्वामीनाथन फॉर्मूले तक की बात हो, और पेशा कानून 1996 में जो बना उससे लेकर के ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग तक, हर तरफ से कास्ट सेंसस से लेकर के और तमाम मुद्दे, ये सारे मुद्दे एक ऐसे दौर में, एक ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करती हुई दिखाई पड़ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां पर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन केवल और केवल 20-25 सीटों की दूरी पर दिख रही है आंकड़ों से। 2024 के लोकसभा चुनाव के 272 के जादुई आंकड़े से आने वाले 1-2 महीने में इंडिया गठबंधन क्या कुछ करेगा, इस आंकड़े को झेल पाएगा, वहां तक पहुंच पाएगा? लेकिन इंडिया गठबंधन की जो सीटें दिख रही है, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन 30-25-30 सीट अगर दूर है तो इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े के पार करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से करीब करीब 30-40 सीट दूर ही दिखाई दे रहा है, जैसे इंडिया अलायंस का मोबेज दिखाई दे रहा है। आखिर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की आज बात कर ले, आने वाले समय में एनडीए गठबंधन की भी बात करें, क्योंकि 100 से ज्यादा की सीटें ऐसे हैं जो बेनतीजन दिखाई पड़ रही है आज के दौर में। क्षेत्रवार तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि बातें आपको एक एक करके, एक एक लोकसभा की सीट करके सारी बात करेंगे दक्षिण भारत
5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों की कुल सीटें 131, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के सीट, इन सारे 131 लोकसभा की सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में 100 पार कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से डीके शिव कुमार ने, जिस प्रकार से कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने जाल बिछाई, जिस प्रकार से एमके स्टालिन ने, डीएमके के मुखिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के बिसात बिछाई, जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने बिसात बिछाई, और इन सबों के बीच एक संयुक्त ताकत आंध्र प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है। उसमें 100 प्लस सीटें की इंडिया गठबंधन की मिलने की गुंजाइश किसी भी सूरत में बन सकती है। सबसे मजबूत किला इस भारत देश में विपक्ष का अगर कोई है तो इंडिया गठबंधन का कोई किला है तो दक्षिण भारत है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि 100 से कम सीटें आएगी। कोई चमत्कार ही होगा कि 100 लोकसभा की सीटों से कम आएगी। हालात बदल जाए अलग बात है, 2 महीने हैं, लेकिन हालात बदलने की ख्वाहिश दक्षिण भारत में बहुत कम नजर आता है। दक्षिण से अलग हट करके अगर बात किया जाए, पूर्वी भारत के भीतर अगर देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सुदूर उत्तर पूर्व तक अगर चले जाए तो इन सारे इलाकों के भीतर भी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की सीटों को अगर आप जोड़ करके अगर देखेंगे तो करीब करीब बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा अंतर। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गया, बंगाल, 75 तो इधर हो गया, 42 बंगाल की और 24 सीटें पूर्वोत्तर की, कुल मिलाकर के 130-40 सीट के आसपास इन सभी राज्यों को मिलाकर के अब बुरे हालात में भी इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस आराम से 50-60 सीटों तक जीतते हुए दिखाई दे रहा है। 55 से 60-70 सीटों तक इंडिया गठबंधन अगर यहां पहुंच जाती है, 50 से ऊपर तो हर हाल में इंडिया गठबंधन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के भीतर जीतता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है। बिहार में 40 में 39 थी पिछली बार, और इस बार कितना होगा वो देखना बाकी है। यानी अगर 10-12 सीट घट जाती है बिहार से, कमोबेश यही स्थिति झारखंड के भीतर होती है। दुलू महतो जैसे उम्मीदवार को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी 14 में 12 के आंकड़े को नहीं दोहरा सकती। हजारीबाग के भीतर उस आंकड़े को नहीं दोहराया जा सकता। राम पहल चौधरी की जैसे नहीं, उन नेताओं के जैसे नहीं दोहराया जा सकता। ओडिशा की स्थिति कमोबेश यही होती है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए नवीन पटनायक, बीजेपी की ओर से गठबंधन की जो तमाम कोशिशें हुई उन सब के ऊपर पानी फेर दिया है। पानी इसलिए भी फेरा क्योंकि नवीन पटनायक इस बात को जानते हैं कि ओडिशा के भीतर विपक्ष को कंफ्यूजन है कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। अगर बीजेपी के साथ अलायंस करते कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का ऑप्शन पूरा हासिल था, जो वो ऐसा नहीं होना देना चाहते। वो कंफ्यूजन बना करके रखना चाहते थे। और ये कंफ्यूजन किसकी ताकत से? क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत से ओडिशा में? बिल्कुल भी नहीं। ये कंफ्यूजन भक्त चरण दास को कांग्रेस के अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद एक नए तरीके से सामाजिक विचार विमर्श, दलितों की चेतना, आदिवासियों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, और 25 साल उम्र तक बेरोजगार को उसको, और महिलाओं को 1 लाख की गारंटी वाले और 30 लाख नौकरियों वाले, सारे 5 सूत्री गारंटी वाले, गांव गांव तक परिस्थितियों में इस सारी बात को, इस अलायंस को जिंदा करने का फैसला हुआ। बंगाल की हालत तो क्या कहा जाए। बंगाल में बीजेपी पहले ही किस मजबूरी में, किस हालात में है, ये कहने की किसी से जरूरत नहीं है। 18 सीट मिल गई और चमत्कार था 2019 के लोकसभा चुनाव। चमत्कार बार बार नहीं दोहराता। पूर्वोत्तर के भीड़, राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी भीड़, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भीड़, और मणिपुर के घटना, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में पहले ही कुछ सीटों पर निर्विरोध चुनाव